जय हिंद। आप सभी को स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल एसएससी अंकित सिंह में। जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट 3 अगस्त से 21 अगस्त के बीच होने वाला है। उसी से रिलेटेड आपका रेलवे में जो साइंस का पोर्शन है उसी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करा रहे हैं। तो ग्रुप डी में दोस्तों आपका टोटल 100 क्वेश्चन आएगा। इसका हम सिलेबस बता देते हैं। जैसे 100 क्वेश्चन आपका आएगा, 90 मिनट का टाइमिंग रहेगा। उसमें दोस्तों आपका 25 क्वेश्चन साइंस से आएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहीं आपका स्कोर ओला हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों रीजनिंग से आएगा आपका 30 क्वेश्चन, मैथ से आएगा दोस्तों 25 क्वेश्चन और नेक्स्ट आपका जीके या करंट अफेयर से मिलाकर 20 क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह से आपका रेलवे ग्रुप डी का दोस्तों सिलेबस हो गया, जिसमें साइंस आपका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मेरिट बनाने में। और मैथ रीजनिंग आप दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिएगा और साथ ही कुछ कुछ करंट अफेयर भी देखते रहिएगा, जो कि हम इसी चैनल पर दोस्तों आपका टोटल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पोर्शन का प्रीवियस ईयर और साथ में आपका प्रैक्टिस सेट भी करा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का दोस्तों मानव शरीर का चैप्टर नंबर 1 पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिक सिस्टम, जो कि जितना भी एग्जाम आपका आरआरबी, आरपीएफ हो या एएलपी हो दोस्तों या एनटीपीसी हो, आरआरबी, जेई हो, जितना भी एग्जाम आपका रेलवे से रिलेटेड है उस सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वीडियो में हम कराने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनका भी एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। और आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन पर चलते हैं और साथ में आप लोग भी उत्तर बताते चलिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कुल कितना उत्तर आप लोग का दोस्तों सही हुआ। तो क्वेश्चन आया था कि कलश कोशिकाएं विभिन्न अंगों की स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मानव शरीर में कलश कोशिकाएं मुख्य रूप से कहाँ स्थित होती हैं? ये आपका दोस्तों आरआरबी, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 लेटेस्ट एग्जाम का दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि किस एग्जाम में कितने तारीख और किस शिफ्ट में पूछा गया है। तो ये प्रीवियस ईयर दोस्तों हूबहू आपका एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बताइए आप लोग उत्तर क्या होगा कि कलश कोशिकाएं मुख्य रूप से कहाँ स्थित होता है? तो ये आपका दोस्तों पाचन पथ में स्थित होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और कलश कोशिकाएं की अगर कार्य पूछे तो यह इसकी कार्य विभिन्न अंगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि पित्त उत्पादन में कमी वाले रोगी को डैश के अवशोषण में कमी का सामना करना पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वसा विलय विटामिनों के अवशोषण में कमी का सामना करना पड़ता है। ये आपका दोस्तों एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जो कि 2025 एग्जाम में हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यानी पित्त उत्पादन में कमी वाले रोगी को आपका वसा विलय विटामिनों के अवशोषण में कमी का सामना करना पड़ेगा। और वहीं दोस्तों पूछे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? तो याद रखिएगा ए, डी, ई और के। और अगर वाटर यानी जल में पूछे तो बी और सी दोस्तों ये आपका जल में घुलनशील विटामिन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आमाशय की मुख्य कोशिकाओं द्वारा स्रावित कौन सी एंजाइम प्रोटीन के पाचन को प्रारंभ करने के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पेप्सिनोजन है। यानी पेप्सिन में रूपांतरित होता है आपका पेप्सिनोजन है। तो आमाशय की मुख्य कोशिकाओं द्वारा स्रावित होने वाला एंजाइम आपका पेप्सिनोजन हो जाएगा, जो कि प्रोटीन के पाचन में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आया था कि जठरांत पथ में मुख्यतः किस प्रकार की पेशी तंतु पाए जाते हैं और उनके संकुचन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है कि जठरांत पथ में मुख्यतः किस प्रकार की पेशी तंतु पाए जाते हैं और उनके संकुचन की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो आइए इसका दोस्तों विश्लेषण देखते हैं हम। देखिए अगर जठरांत पथ का बात किया जाए तो इसमें चिकनी पेशी तंतु पाए जाते हैं और इनमें मंद और अवृत्त अनैच्छिक संकुचन होता है और यह
मांसपेशियां पाचन तंत्र के माध्यम से भोजन को आगे बढ़ाने में मदद करती है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं आपका लेटेस्ट एग्जाम 2024 का हो, 2025 का हो, आरआरबी, एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन हो दोस्तों, या आरपीएफ हो, सभी का क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ग्रास नली और मुख का स्तर निम्नलिखित में से किससे ढका होता है। तो ग्रास नली और मुख का स्तर जो है आपका स्तरित सल्की एपिथेलियम ऊतक से ढका होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि ग्रास नली और मुख का स्तर स्तरित सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा था कि जब हम अपनी पसंद की कोई चीज़ खाते हैं तो हमारे मुंह में लार नामक तरल पदार्थ के कारण पानी आने लगता है। इस स्थिति में कौन सा एंजाइम स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देती है। यानी सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा एंजाइम स्टार्च को शर्करा में तोड़ती है। तो ये आपका दोस्तों एमाइलेज नामक एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदल देती है। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और एमाइलेज आपका मुंह के लार ग्रंथि से निकलती है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का दोस्तों 2024 का एग्जाम में पूछा गया है। अगला देखिए, क्वेश्चन पूछा था कि छोटी आंत में अंकुर यानी विली के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। ये आपका दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया है कि अंकुर यानी विली के कार्य किससे संबंधित है। तो छोटी आंत में अंकुर के कार्य अवशोषण सतह का क्षेत्र को बढ़ाता है, जिसमें आपका पाचन यानी छोटी आंत में लंबे समय तक भोजन रुकने में मदद करती है। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि रसग्राही यानी गेस्ट्री रिपोर्ट्स का कार्य क्या होता है। बताइए कि रसग्राही का कार्य क्या है। तो रसग्राही का दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि इसका कार्य है स्वाद की पहचान करना। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि रसग्राही का मतलब स्वाद की पहचान करने वाला ग्रंथि। और स्वाद का पहचान करने वाला संवेदी अंक में आपका मुख्य रूप से जीभ आ जाएगा। और जीभ में दोस्तों खट्टा, कड़वा, मीठा और नमकीन स्वाद की पता चलती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग आपका दोस्तों छोटी आंत हो जाएगा। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी मुख से शुरू होकर दोस्तों मलाशय तक आपका आहार नाल से संबंधित होता है, जिसमें सबसे लंबा भाग आपका छोटी आंत हो जाएगा। और भोजन सबसे ज़्यादा छोटी आंत में ही आपका पचता है या रुकता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि प्रोटीन के पचाने वाले एंजाइम पेप्सिन कहाँ स्रावित होता है। तो प्रोटीन के पचाने वाले एंजाइम पेप्सिन अभी कुछ देर पहले बताया था दोस्तों कि पेप्सिन आपको प्रोटीन को पेप्सिनोजन में बदल देता है। लेकिन यहाँ पूछा कि पेप्सिन कहाँ स्रावित होता है। तो यह अमाशय में स्रावित होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियां निम्नलिखित में से किसका स्राव नहीं करती है। तो बताना है दोस्तों कि अमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथि जो है किसका स्रावन नहीं करती है। तो अमाशय भित्ति द्वारा दोस्तों एसीएल, श्लेष्मा और पेप्सिन का स्राव करती है, लेकिन लार का दोस्तों नहीं किया जाता है। लार आपका मुंह के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पाचन ग्रंथियों और उनके एंजाइमों से संबंधित गलत युग्म का चयन करना है। बताना है कि पाचन ग्रंथि और उनके एंजाइमों से संबंधित कौन सा आपका युग्म गलत है। तो सबसे पहले लार ग्रंथि जो कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलता है, ये बिल्कुल गलत है। यानी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लार ग्रंथि से दोस्तों आपका एमाइलेज नामक एंजाइम निकलता है। बाकी आपका यकृत से पित्त रस सही है, अग्नाशय से अग्नाशी रस ये भी सही है, और जठर ग्रंथि से पेप्सिन एंजाइम निकलता है, ये भी आपका दोस्तों सही है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पाचन नलिका में भोजन की गति का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। बताना है कि पाचन नलिका में भोजन का गति का सही क्रम कौन सा होगा। तो सबसे पहले भोजन मुंह में लिया जाता है, उसके बाद ग्रास नली के माध्यम से भोजन अमाशय तक जाता है। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों पूछे तो अमाशय आपका छोटी आंत में जाता है, उसके बाद आपका बड़ी आंत होते मलाशय में चल जाता है। तो यहाँ दिया हुआ दोस्तों
कि अमाशय के बाद छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मलाशय और फिर गुदा में। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि मानव शरीर में ग्रास नली किस प्रमुख अंग प्रणाली से संबंधित है। तो मानव शरीर में ग्रास नली आपका पाचन तंत्र अंग से संबंधित हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रास नली के माध्यम से ही दोस्तों भोजन को मुख से आपका नीचे निगलने में आसानी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाचन के संदर्भ में बोलस का सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा किया जाता है। बताइए, ये आपका आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का एग्जाम में पूछा गया है कि बोलस का सर्वोत्तम वर्णन किस विकल्प द्वारा होगा। तो बोलस दोस्तों चबाने के दौरान बनने वाले भोजन और लार के मिश्रण को बोलस कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राही संवाद का पहचान करने में मदद करती है। तो ग्राही स्वाद का पहचान करने में आपका दोस्तों रसग्राही मदद करती है। अभी कुछ देर पहले बताए थे कि रसग्राही द्वारा आपका स्वाद का पहचान किया जाता है, जैसे आपका खट्टा, नमकीन, कड़वा, मीठा। तो ग्राही स्वाद आपका रसग्राही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका एलपी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिगर के माध्यम से क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव आहार नाल का एक चित्र नीचे दिया गया है। इसका आधार पर स्तंभ 1 और स्तंभ 2 के साथ सही मिलान दर्शाने वाले विकल्प को चयन करना है। देखिए फिगर दिया गया है और ABCD इसका इंगित किया गया है, सही नामकरण बताना है कि कौन सा सही इसका नामकरण होगा। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ए में आपका इंगित था पाचन नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों बी में आपका हो जाएगा कि अंकुर या भोजन के जल के अवशोषण, और सी में दोस्तों हो जाएगा आपका वसा का प्यासीकरण में सहायता, और डी में आपका लंबी जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर निर्भर, और डी में आपका वसा के प्यासीकरण में सहायक। ये आपका दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि 2022 में पूछा हुआ था। तो फिगर वाला भी ध्यान रखिएगा, रेलवे ग्रुप डी में दोस्तों फिगर वाला क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि लसिका आंतों में पचित और अवशोषित डैश का परिवहन करती है। तो लसिका द्वारा दोस्तों आंतों में पचित और अवशोषित आपका वसा का परिवहन करती है, यानी लसिका द्वारा आंतों में पचित वसा का परिवहन किया जाता है। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपका दोस्तों ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से फिगर वाला है कि निम्नांकित चित्र मनुष्य में दांतों के क्रमिक क्षय के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। दांतों के क्षय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से एक के अलावा अन्य सभी सही है। गलत कथन का पहचान करना, ये कौन सा कथन दोस्तों आपका गलत है। तो पहला इसमें दिया है कि इनमें जीवाणु की कोई भूमिका नहीं होती या विषाणु जनित होती है। तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। आपका दांतों का सड़न पैरिया नामक जीवाणु के कारण होता है, यानी विषाणु जनित ये रोग नहीं है। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि गलत है। बाकी है कि मुंह में बचे हुए भोजन पर जीवाणु सक्रिय होते हैं, बिल्कुल सही है। अम्ल इनामेल का मृदुकरण कर देते हैं, जिसकी वजह से दांतों में दर्द और दंत क्षय होता है, ये भी आपका दोस्तों सही है। जीवाणु शर्करा का विघटन करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, यह भी आपका सही है। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, जो कि गलत है, यही आपका विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सा वसा के प्यासीकरण में शामिल होता है। तो वसा के प्यासीकरण में आपका दोस्तों यकृत नामक अंग शामिल होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दंत क्षय के परिणाम स्वरूप डैश होता है। तो दंत क्षय के परिणाम स्वरूप आपका कोमल दंत वल्क होता है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि दंत क्षय के बाद आपका कोमल दंत वल्क होता है। इसे दंत इनेमल भी कहा जाता है। और इसके बाद दोस्तों आपका धीरे धीरे इनेमल का परत जब कटता है तो दांतों में खुरदरा या दंत क्षय का उत्पन्न होता है। ये आपका ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन
छोटी आंत में होता है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी मुख्य रूप से भोजन का पूर्णतः पाचन छोटी आंत में होता है, वहीं आपका बड़ी आंत में दोस्तों पानी का सिर्फ अवशोषण होता है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाते हैं, यानी आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाते हैं। तो इसका मुख्य कारण है कि वसा आमाशय में उत्पन्न जल युक्त कर्दम के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाते, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि वसा आमाशय में उत्पन्न जल युक्त कर्दम यानी सेलरी के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक वयस्क मनुष्य के मुंह में केवल कितने कृदंत होते हैं, यानी दांत पूछा है दोस्तों कि एक वयस्क मनुष्य के मुंह में केवल कितने कृदंत दांत होते हैं। तो ये आपका 4 होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, जो कि ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए दांतों का संख्या याद कर लीजिएगा कि कृदंत दांतों ऊपर आपका दोस्तों 2 2 4 हो जाएगा और नीचे 4, यानी टोटल अगर पूछेगा तो 8। वहीं रदनक पूछेगा तो दोस्तों 2 ऊपर 2 नीचे, यानी टोटल 4, और चौर्णक पूछेगा तो 12 और अर्धचौर्णक आपका 8। तो ये टोटल आपका दांतों की संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानव में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है। तो अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन मल द्वारा किया जाता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नांकित चित्र आपका फिगर दिया गया है, मानव आहार नाल का एक भाग को दर्शाता है, इस भाग में कौन सा क्रिया हो रही है और कैसे। देखिए यहाँ आपका दोस्तों किडनी, इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे ग्रास नली से आमाशय का फिगर दिया गया है, जिसमें यहाँ भोजन का दोस्तों सूचित किया गया है कि ग्रास नली में भोजन आ रहा है, उसके बाद भोजन आपका आमाशय में चला जाता है। तो इसमें बताना दोस्तों कि कौन सी क्रिया हो रही है। तो इसमें आपका लयबद्ध संकुचन और पेशीय भित्तियों के शिथिलन के कारण क्रमाकुंचन होती है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि ग्रास नली में लयबद्ध संकुचन और शिथिलन के कारण भोजन दोस्तों आपका फिसलते हुए नीचे की ओर जाती है, यानी आमाशय पेट तक जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मुख्य गुहिका यानी बकल कैविटी मानव तंत्र का एक हिस्सा है। तो बकल कैविटी दोस्तों आपका पाचन तंत्र का हिस्सा हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस भाग में अंकुर या विलाई मौजूद होते हैं। तो अंकुर या विल्ली दोस्तों आपका छोटी आंत में मौजूद होता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये एक स्पेशल प्रकार के उंगली के आकार की आकृति इसमें दोस्तों पाई जाती है, जिसका कार्य पचे हुए भोजन का अवशोषण करना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए पित्त रस के कार्य नीचे दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो पित्त रस के कार्य से संबंधित नहीं है। यहाँ बताना है कि कौन सा पित्त रस से संबंधित नहीं है। तो देखिए पित्त रस का अगर कार्य पूछे तो यह अग्न्याशी एंजाइम के क्रिया के लिए भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। दोस्तों पित्त रस का कार्य है कि भोजन को क्षारीय बनाना। दूसरा कार्य कि इसमें प्रोटीन का पाचन वाला एंजाइम होता है, जो कि प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो बिल्कुल ये गलत है, यानी यही आपका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, पित्त रस का कार्य नहीं है। प्रोटीन का पाचन का कार्य मुख्य रूप से पेप्सिन के द्वारा किया जाता है, जो कि अग्न्याशय आपका आमाशय छोटी आंत द्वारा स्रावित होती है। अगला है कि अग्न्याशी एंजाइम का क्रिया की दक्षता को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। यह बड़ी वसा गुलिकाओं को छोटी वसा गुलिकाओं में विघटित करता है, यानी ये भी आपका दोस्तों सही है कि पित्त रस का कार्य वसा को पचाना होता है, न कि प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है। तो सबसे छोटी आंत दोस्तों अगर ऑप्शन के अनुसार पूछे तो अपेक्षाकृत सबसे लंबी गाय की होती है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी दोस्तों शाकाहारी का आपका अपेक्षाकृत छोटी आंत मांसाहारी की अपेक्षा ज़्यादा लंबी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? तो अमाशय में बनने वाला प्रोटीन पाचक एंजाइम आपका दोस्तों पेप्सिन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी पेप्सिन का अगर पूछे कहाँ स्राव होता है, अमाशय द्वारा, और किस चीज़ में मदद करता है? प्रोटीन पाचक में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। प्रश्नावली बी में नीला रंग न दिखने का संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। आइए फिगर देखते हैं। देखिए, प्रश्नावली बी में आपका नीला रंग नहीं दिखने का कारण बताना है कि काहे इसमें नीला रंग नहीं दिख रहा है। तो इसका मुख्य कारण है कि स्टार्च का पाचन लार में मौजूद लार एमाइलेज द्वारा किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपका दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, आपका मनुष्यों की छोटी आंत में मौजूद अंकुरों की कुछ विशेषताएं दिया गया है। बताना है कि कौन सा विशेषताएं दोस्तों भोजन का अवशोषण करने में सही दिखा रहा है। तो पहला कि यह बहुत पतली दीवारों से लगी हुई अंगुलनुमा संरचना होती है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा पूछ रहा है दोस्तों कि आपका यह बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करता है, ये भी आपका दोस्तों सही है। तीसरा कार्य कि इनमें भोजन के पारण के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो ये भी दोस्तों सही है। चौथा कार्य कि रक्त कोशिकाओं द्वारा भरपूर आपूर्ति होती है, ये आपका दोस्तों गलत है। राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। सॉरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1, 2 और 3 आपका सही है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा था कि बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है, जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। बताना है कि कौन सा आपका दोस्तों बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है। तो ये पीत लवण बड़ी वसा कोशिकाओं को संकुचित करके, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा? तो जठर रस में आपका पीएच पेपर को डुबोने से लाल रंग हो जाएगा। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि जठर रस आपका दोस्तों अम्लीय प्रकृति का होता है, जिसका मान 1.2 होता है। और जठर रस यानी अम्ल आपका नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला कि दंत क्षय यानी टूथ डेसी किस पीएच स्तर पर शुरू होता है? तो दंत क्षय आपका दोस्तों 5.5 पीएच से कम होने पर आपका दंत क्षय शुरू हो जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाता है। और पीएच स्केल का मान पूछे तो 0 से आपका दोस्तों 14 तक होता है, जिसमें 7 आपका उदासीन का मान होता है। वहीं 7 से नीचे अम्लीय और 7 से ऊपर जाने पर क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। अगला देखिए 750 नंबर क्वेश्चन के मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के प्यासीकरण की क्रिया के समान होती है? तो मनुष्य के पाचन तंत्र में आपका होने वाली साबुन के प्यासीकरण की क्रिया के समान पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि साबुन के प्यासीकरण की क्रिया के समान आपका दिखता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि लार एमाइलेज के पाचन में मदद करता है। तो लार एमाइलेज आपका दोस्तों स्टार्च के पाचन में मदद करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है? तो लार में मौजूद आपका लार एमाइलेज नामक एंजाइम जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ एंजाइम का आपका महत्वपूर्ण कार्य दिया है, जिसमें लाइपेज का कार्य है वसा के हाइड्रोलिसिस में सहायक, यानी वसा के पाचन में आपका लाइपेज मदद करता है। वहीं ट्रिप्सिन अगर पूछे तो प्रोटीन के पाचन में सहायक, और पेप्सिन भी आपका दोस्तों प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है, ये भी आपका प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? तो मनुष्य के आमाशय में दोस्तों HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
ऑप्शन राइट आंसर डी हो जाएगा। और HCl का कार्य है कि मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करना और भोजन को अम्लीय बनाना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित कर देता है? तो अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित आपका पित्त रस के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और पित्त रस के द्वारा वसा का पाचन में हेल्पफुल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाचन के संदर्भ में गलत कथन को पहचान करना है कि पाचन के संदर्भ में आपका दोस्तों कौन सा कथन गलत होगा। देखिए आपका इसमें 2 कथन गलत है, जिसमें आपका मुख्य रूप से ये सीरीज याद रखिएगा कि सबसे पहले दोस्तों आपका अंतःग्रहण किया जाता है, यानी मुंह के द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है, उसके बाद पाचन होता है, उसके बाद दोस्तों पाचन के बाद अवशोषण होगा, उसके बाद स्वांगीकरण होगा और लास्ट में आपका भोजन का उत्सर्जन होता है। इस तरह से आपका पाचन का सीक्वेंस याद रखिएगा कि कौन सा कर्म पूछता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए कि छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों उंगलीनुमा आकृति निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो छोटी आंत की आंतरिक सतह पर उंगलीनुमा आकृति को दोस्तों विलाई या अंकुर कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि NTPC 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में बिलाई कहाँ पाई जाती है? तभी बताएं कि शरीर में बिलाई आपका छोटी आंत में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन के पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो प्रोटीन को पेप्टाइड के रूप में रूपांतरित करने के लिए आपका पेप्सिन नामक एंजाइम का प्रयोग होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हमारी जीवा पर कौन सा अभिग्राही स्थित होता है? तो हमारी जीवा पर आपका रस संवेदी अभिग्राही स्थित होता है, जिसके माध्यम से आपका स्वाद का पता चलता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि समान परिस्थिति में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने के लिए कार्य कौन करता है? तो पेट के अंदरूनी परत को बचाने के लिए आपका दोस्तों बलगम कार्य करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी म्यूकस या हिंदी में बोले तो बलगम। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि NTPC 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस पशु की छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो सबसे छोटी आपका दोस्तों मांसाहारी जीव का होगा, जिसमें आपका शेर इसमें सही उत्तर हो जाएगा। और सबसे लंबी अगर छोटी आंत पूछे तो गाय का होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा अंग पित्त रस यानी बाइल जूस का स्रावित करता है? तो पित्त रस का स्रावित आपका यकृत द्वारा किया जाता है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं पित्त रस का संग्रहित आपका पित्ताशय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव में पित्त का स्राव कहाँ से होता है? तो अभी बताएं, मानव में पित्त का स्राव दोस्तों यकृत से होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है? तो पाचन के बाद प्रोटीन दोस्तों अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मानव इनमें से किसे पचा नहीं सकता है? तो मानव द्वारा दोस्तों सेलुलोज को नहीं पचाया जा सकता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सेलुलोज को जीव जंतु यानी गाय भैंस ही पचाते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसे डैश को पचाने के लिए शाकाहारी की लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? तभी बताएं, शाकाहारी जीव सेलुलोज को पचा लेते हैं, यानी इसी के लिए दोस्तों इसका लंबी छोटी आंत की आवश्यकता पड़ती है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है? तो लैक्टोज असहिष्णुता दोस्तों एक ऐसी स्थिति है जिसमें छोटी आंतें दूध उत्पादनों में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया डैश में शुरू होती है और डैश में पूर्ण होती है, यानी मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है और कहाँ समाप्त होती है? तो मनुष्यों में भोजन
के पाचन के प्रक्रिया आपका दोस्तों मुंह से शुरू होती है और मुख्य रूप से छोटी आंत में पूर्ण होती है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए कि खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है। तो खुर वाले जानवर जैसे आपका गाय भैंस इस सभी का सबसे बड़ा आपका हिस्सा अगर पूछे तो रूमेन होता है, जो कि आपका सेलुलोज को पचाने में मदद करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है। मानव की आहार नाल का अगर हिस्सा पूछे कौन सा नहीं है, तो श्वास नली आपका दोस्तों आहार नाल के हिस्सा के अंतर्गत नहीं आता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृत ग्रंथि हो जाएगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और यकृत ग्रंथि का वजन अगर पूछे दोस्तों, तो यकृत का वजन लगभग 1.5 किलो से 2 किलो के बीच होती है। और यकृत द्वारा आपका पीत रस का स्राव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है। तभी बताए मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि या आकार पूछे तो यकृत का होता है, यानी लीवर का होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग पूछे तो ये भी आपका इसका सही उत्तर यकृत ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारे पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है। तो पेट द्वारा दोस्तों HCl अम्ल का यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। पेट का मतलब यहाँ आमाशय के द्वारा पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है। बताना है कि इस ऑप्शन में कौन सा दोस्तों सही कथन नहीं है। यकृत और अग्न्याशय द्वारा आमाशय में जाता है। यकृत और अग्न्याशय का स्राव आमाशय में जाता है, तो ये आपका दोस्तों यही गलत है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ आमाशय में HCl और पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा मुक्त करते, तो ये आपका दोस्तों सही है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि गलत है। नेक्स्ट देखिए, पाचन तंत्र के चरणों के निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो अभी कुछ देर पहले बताया था दोस्तों पाचन तंत्र के चरणों के बारे में कि सबसे पहले भोजन का अंतःग्रहण किया जाता है, उसके बाद उसका पाचन होता है, उसके बाद उसका अवशोषण होता है और लास्ट में उत्सर्जन होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सीक्वेंस याद रखिएगा पाचन तंत्र के चरणों के। अगला क्वेश्चन देखिए कि पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के जे के समरूप होती है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के रूप आपका आमाशय अंग की आकृति दिखाई देती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि NTPC 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिए कि मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः किसमें होता है। तो मानव शरीर में वसा का पाचन आपका छोटी आंत में मुख्य रूप से होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो मानव के आमाशय में आपका दोस्तों HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पन्न होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है। तो अग्न्याशय द्वारा स्रावित आपका ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अग्न्याशय के द्वारा कुल 3 प्रकार का एंजाइम स्रावित होता है, जिसका शॉर्ट नेम लैट होता है। ल से आपका लाइपेज, ए से एमाइलेज और टी से आपका ट्रिप्सिन होता है। तो ये तीनों याद रखिएगा, तीनों आपका अग्न्याशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। देखिए यहाँ दिया है दोस्तों ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। लाइपेज द्वारा वसा का दोस्तों पाचन में मदद करता है, वहीं एमाइलेज आपका शर्करा के पाचन में मदद करता है यानी कार्बोहाइड्रेट के, और ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वादिष्ट भोजन देकर मुंह में पानी आ जाता है, यह किसका दोस्तों प्रतिक्रिया है। तो स्वादिष्ट भोजन देकर मुंह में पानी आने स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया के अंतर्गत आता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न जानवरों में से किसकी
अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है तो सबसे अधिक आपका शाकाहारी जीव का होगा, जो कि आपका खरगोश। इसमें से शाकाहारी जीव हो गया, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित एसीएल अम्ल डैश एंजाइम की क्रिया को आसान बना देता है। तो एसीएल अम्ल आपका पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान कर देती है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है हर एक एग्जाम का, आपका 2018 से लेकर 2025 तक का लेटेस्ट जितना भी एग्जाम हुआ है सभी का यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करा रहे हैं। तो वीडियो को ज़रूर दोस्तों लाइक कर दें, इससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि दांतों में सड़न शुरू होती है जब मुंह का पीएच मान कितना से कम हो जाता है। तो मुंह का पीएच मान दोस्तों अभी बताया था कि 5.5 से कम होने पर दांतों में सड़न उत्पन्न होने लगती है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि एलपी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिए कि दंत वलक यानी टूथ इनेमल से बना होता है, जो कि एसिड नष्ट हो जाने पर दांतों का क्षय का कारण बनता है। तो दंत वलक आपका दोस्तों कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वाद का पता लगाने वाले अभिग्राहक को क्या कहते हैं। तो स्वाद को पता लगाने वाले अभिग्राहक को रस संवेदी अभिग्राहक कहा जाता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है। बताना दोस्तों कि कौन सा विकल्प आपका पाचक एंजाइम के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही उत्तर होगा सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस, ये आपका पाचक एंजाइम के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी प्रोटीएज, लाइपेज और एमाइलेज आपका पाचक एंजाइम है, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि एनटीपीसी सीबीटी 1 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिए कि निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो सबसे अधिक आपका दोस्तों वसा द्वारा अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन आपका छोटी आंत में होती है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन क्या है। तो एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पेयजल आपूर्ति में कोलिफॉर्म की उपस्थिति का क्या लक्षण है। तो पेयजल आपूर्ति में कोलिफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण मानव अपशिष्ट के संदूषण से संबंधित होता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं में से कौन सा एसिड स्रावित होती है। तो पेट की परत से आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होते हैं, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय संबंधित है, बताना है कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही है। तो शरीर में होने वाले सभी रासायनिक प्रतिक्रिया, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण, उपचय और अपचय दोनों। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका उपचय और अपचय दोनों, यानी अगला क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र कहलाता है। तो किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले यंत्र को इंडोस्कोप कहते हैं, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि एनटीपीसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वहीं अगर माइक्रोस्कोप पूछे दोस्तों, तो माइक्रोस्कोप के द्वारा आँख से न दिखने वाले सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ओसिलोस्कोप पूछे तो यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि किसी विभवांतर को समय के सापेक्ष देखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। बताना है कि इनमें से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो हृदय आपका दोस्तों श्वसन तंत्र के अंतर्गत आता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसमें होमोडेंट दांत पाए जाते हैं। तो होमोडेंट दांत आपका मछली में पाया जाता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा,
जो कि NTPC CBT 1 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिए, ड्यूडेनम डैश का भाग होता है। तो ड्यूडेनम आपका दोस्तों छोटी आंत के भाग होती है। छोटी आंत दोस्तों मुख्यतः 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो इसका अगर आकार पूछे तो यू आकार का होता है और इसका आगे वाले भाग को इलियम कहते हैं और इसके आगे वाले भाग को दोस्तों ड्यूडेनम और शेष भाग को इलियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाचन तंत्र में मौजूद गैस्ट्रिक जूस में शामिल होता है। तो गैस्ट्रिक जूस में आपका HCl शामिल होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दांतों के इनेमल किससे बना होता है। तो दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है। तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरीज के माध्यम से मापा जाता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है। तो मानव शरीर का एकमात्र अंग है जो कि जिगर यानी यकृत पुनः विकसित या पुनः सृजित हो जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं दिमाग दोस्तों याद रखिएगा, दिमाग आपका पुनः विकसित या पुनः सृजित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है। तो एक मानव जीव में औसतन 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितना मीटर लंबा होता है। तो एक मानव का पूरा पाचन तंत्र आपका 9 मीटर लंबा होता है। याद रखिएगा दोस्तों, NTPC एग्जाम में पूछा हुआ है कि फीट में पूछे तो कुल 30 फीट और मीटर में आपका 9 मीटर लंबा होता है। अगला देखिए कि भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। भोजन के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो यह एक अजैविक पदार्थ है जो कि बिल्कुल गलत है। भोजन एक जैविक पदार्थ है। सही उत्तर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। तो आहार नली आपका अंतःग्रहण प्रक्रिया के द्वारा मुंह के द्वारा नली में लिया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को क्या कहा जाता है। तो भोजन नली के दीवारों के संकुचन और प्रसरण को क्रमांकुंचन गति कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में आपका एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमाइलेज टाइलिन में पाया जाता है। तो एंजाइम टाइलिन आपका लार ग्रंथि में पाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पित्त के कार्य को क्या कहा जाता है। तो पित्त के कार्य को प्यासीकरण कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अग्न्याशी रस में मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन के अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। तो अग्न्याशी रस में मौजूद आपका ट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करने में मदद करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिए कि पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है। तो पाचन के दौरान पित्त की भूमिका आपका वसा का प्यासीकरण होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मनुष्यों में पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है। तो मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल आपका HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताइए। यानी भोजन में जब पाचन होगा तो उसका प्रक्रिया बताना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भोजन पाचन के प्रक्रिया के दौरान रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग क्या है। तो मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग आपका ग्रसनी मार्ग होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए कि यकृत का क्या कार्य है। तो यकृत का कार्य दोस्तों पाचन करना होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, पाचन में मदद करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यकृत द्वारा स्रावित पित्त क्या में मदद करता है? यकृत द्वारा स्रावित पित्त आपका दोस्तों पाचन क्रिया में मदद करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाकाहारियों को डैश को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? तो शाकाहारियों को आपका सेलुलोज पचाने के लिए सबसे लंबी छोटी आंत की आवश्यकता पड़ती है। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपका पाचन तंत्र से जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है वो सभी हम करा चुके हैं। अगला वीडियो में हम आपका चैप्टर नंबर 2 रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटिव सिस्टम का जितना भी दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर करें और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।